मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अरुण जेटली इस वक्त बोल रहे हैं, ये सीधे ले चलते हैं। जिस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए सरकार काम कर रही है, सरकार के विभिन्न विभाग अपने किस्म की नई ऊर्जा और दिशा के साथ काम करते रहे हैं। पहले वर्ष में केवल देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत का और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव भी बना है। पूरे विश्व में जितनी यात्राएं प्रधानमंत्री जी की हुई, 18 देशों में गए और कई देशों के साथ बातचीत देश में भी हुई और भारत का अपना एक अद्भुत स्थान बना है। इराक में, मालदीव्स में, यमन में, नेपाल में जब संकट भी आए तो अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत ने उस नेतृत्व में अपनी एक छाप छोड़ी है। सरकार के विभिन्न विभाग, पावर, कोल, माइनिंग, कई प्रकार के नए इनिशिएटिव्स लेकर आए जो एक सुशासन का भी प्रतीक हैं और भविष्य के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म उभार कर सामने लाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें, हाईवेज एक सरकार का विशेष एम्फेसिस इन क्षेत्रों में रहा। रेलवेज ने कई नए इनिशिएटिव्स आरंभ किए हैं। अर्बन डेवलपमेंट, अपने स्मार्ट सिटीज का जो पूरी योजना उनकी तैयार हुई है, एक अपना प्रभाव छोड़ती है। जम्मू कश्मीर का चुनाव शांतिपूर्ण और बहुत फेयर तरीके से हो जाना और उस चुनाव की पूरी दुनिया में एक विश्वसनीयता बनना और उसके बाद एक लोकप्रिय सरकार वहां पर बन जाना और मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए वहां पर राजनीतिक स्पेस बढ़ना, ये इस देश के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जहां तक इस देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, आज से 1 साल पहले एक निराशा का माहौल था। देयर वाज अ जनरल एनवायरनमेंट ऑफ ग्लूम। उसके स्थान पर एक उत्साह का माहौल देश में बना है और एक उस निराशा के माहौल में से उत्साह के माहौल में जब हम आते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब देश की विकास दर और प्रगति 7.5-8% पे बढ़ती है तो उससे भी देश बेचैन है कि ये और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती, वाई इज इट नॉट मोर। सो द रेस्टलेसनेस इज टू ग्रो इवन फास्टर, विच इज द रियल पोटेंशियल ऑफ इंडिया। सरकार के कामकाज के कई फीचर्स रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक
देश में दोबारा उत्साह की भावना वापस आई है, निर्णय और कठिन विषयों में भी निर्णय करना और केवल रुकावटें पैदा हो इसलिए निर्णय रोक देना, यह सरकार की संस्कृति नहीं रही। सो डिसाइसिवनेस even in the face of obstructionism has been an important hallmark as far as this government is concerned. तेज गति से निर्णय करना, द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से पहले एक उदासीनता आई थी, और जो लोग उस तेज गति से परेशान हैं वो स्वाभाविक इसके आलोचक भी हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों लाए, मनी बिल क्यों लाए, धीरे धीरे निर्णय चलने दीजिए। लेकिन देश का भी आज मिजाज है कि ये देश धीमी गति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए डिसाइसिवनेस के साथ साथ निर्णय की एक गति हो, स्पीड हो। इसका एक और प्रमुख पहलू रहा है पिछले एक वर्ष का कि किस दिशा में जाना है उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी विद रिगार्ड टू द डायरेक्शन इन विच द गवर्नमेंट वांट्स टू मूव। और वो जो दिशा है, दैट डायरेक्शन इज towards growth and development. और उसके लिए जितने निर्णय हो सकते हैं, मैं पूरी लिस्ट आपको गिनाने वाला नहीं हूं, आप में से अधिकतर लोग उससे अवगत हैं। एक रेगुलर इंटरवल्स पे, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली और अ वीकली बेसिस, decisions are being taken in the direction which will augment growth and promote development. उसका एक परिणाम है कि अर्थव्यवस्था में खुलापन आया है, ओपननेस आई है। देश को निवेश, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। व्यवसाय करने का जो माहौल है उसको सरल करने की आवश्यकता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सपैंड करना, उसकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक और प्रमुख फीचर रहा कि निर्णय प्रक्रिया में एक ट्रांसपेरेंसी आए। देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो जितने भी हम लोगों ने निर्णय लिए हैं उसमें जो सरकारी या मिनिस्टेरियल डिस्क्रिशंस थी, उन मिनिस्टेरियल डिस्क्रिशंस को समाप्त करना और व्यक्ति के आधार पर नहीं, सिद्धांत के आधार पर, और वो सिद्धांत भी ऐसा हो जिसका कोई व्यक्ति जिसका आकलन न करे, उस सिद्धांत का मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट आकलन हो। और इसका उदाहरण है कि कोल ब्लॉक के ऑक्शंस, माइनिंग अलॉटमेंट की सरकार की एक लेजिस्लेटिव पॉलिसी, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, जहां सारे विवाद खत्म कर दिए गए। और इसका एक डायरेक्ट असर पड़ा कि आज से एक साल पहले देश के भीतर या बाहर से निवेश करने वाले को लगता था कि सरकार की जो निर्णय करने की प्रक्रिया है, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सो कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिस्क्रिशनरी दैट इवन इन्वेस्टर्स आर प्रोसिक्यूटेड। उस पूरे माहौल को इस ट्रांसपेरेंसी ने समाप्त किया है। और पिछले इस वर्ष में कम से कम इस सरकार के निर्णयों से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई।
In the matter of taxation, tax simplification and taxation as an instrument of promoting growth, और इसमें कई ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स थे जिसके संबंध में केवल सेमिनार्स में चर्चा होती थी या एकेडमिक्स लिखते थे, कमेंटेटर्स लिखते थे। उसको वास्तविकता का रूप देना अपने आप में कठिन माना जाता था। In the field of indirect taxation, we are in the process of creating history by bringing about the most important indirect tax reform in independent India, the GST. We have brought most states on board. The Lok Sabha has cleared it. It's before the Rajya Sabha. I hope it should be cleared very soon. On direct taxation, the entire emphasis is twofold. One, as far as corporation tax or corporate tax is concerned, we must here also remove discretions, so phasing out of exemptions and bringing the effective rate down to global levels. उससे इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होता है और इन्वेस्टर के पास सरप्लस पैसा भी रहता है इस देश में और इन्वेस्ट करने का। हाई टैक्सेशन रेट्स आर नेवर इन्वेस्टर फ्रेंडली, आर नेवर इकोनॉमी फ्रेंडली। सो ग्लोबली कंपेटिटिव रेट्स इस देश में आए, जो एक डिस्टेंट ड्रीम था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना। और जहां तक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, पिछले एक वर्ष में दोनों बजट्स में छूट की दर भी हमने बढ़ाई पहली बार, और दोनों बार उसको एग्जेम्पशंस देना ताकि टैक्स पेयर की जेब में पैसा भी ज्यादा रहे, वो ज्यादा खर्च भी कर पाए जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, वो ज्यादा बचत भी कर पाए, और बचत जो होती है वो देश के विकास में ही लगती है उसकी सेविंग्स के माध्यम से। टैक्स रेजीम को में जो प्रतिस्पर्धा है, एडवर्सिटी भी है रेवेन्यू और एसएससी के बीच में, उसको समाप्त करना। और मुझे खुशी है कि इस सरकार की किसी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से कोई विवाद नहीं हुआ। कुछ पुराने लेगेसी इश्यूज हैं और धीरे धीरे कानून व्यवस्था के माध्यम से, लीगल प्रोसेसेस के माध्यम से वो लेगेसी इश्यूज भी धीरे धीरे समाप्त हों, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोहेसिवनेस इन डिसीजन मेकिंग, कई बार सरकारें इसलिए निर्णय नहीं कर पाती कि गठबंधन में, सरकार में, शासक दल में, रूलिंग पार्टी में अपने मतभेद रहते हैं। पिछला एक वर्ष इस बात को जताता है कि सरकार में बहुत स्पष्ट कोहेसिवनेस है। जितने मत आते हैं अल्टीमेटली सरकार का निर्णय होता है, और उस निर्णय के माध्यम से सारी सरकार, सारा गठबंधन खड़ा होता है। A very important highlight of this government has been
to give a corruption-free administration to this country. सरकारी और राजनीतिक भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्ति मिलेगी, ये जो आम नागरिक की इच्छा है, वो हमने 1 वर्ष में करके दिखलाया है। और इस सरकारी निर्णय किसी अन्य कारण की वजह से हो, इससे ये सरकार पूर्ण रूप से दूर रही है। एक अन्य फीचर शासन का 1 वर्ष का रहा है कि फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को और मजबूत किया जाए। पहले लगता था कि जो शब्द हम प्रयोग करते थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये शायद एक नारे हैं। नीति आयोग का गठन होना, नीति आयोग के निर्णय प्रक्रिया में मुख्यमंत्रियों की एक प्रमुख भूमिका बनना, इससे स्वाभाविक है कि राज्यों का केंद्र के प्रशासन में एक जिम्मेवारी बड़ी है। 14th फाइनेंस कमीशन को लागू करना, जिससे केंद्र सरकार के साधनों में कमी आती है, ये इतना सरल नहीं था। लेकिन उसको स्वीकार करना और लागू करना, आज तक मिनरल रिच स्टेट्स जो हैं, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक है और पिछड़े इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, जो मिनरल रिच थे लेकिन जिनके पास मिनरल्स की आमदनी की वजह से बहुत पैसा नहीं जाता था, केंद्र ने इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखलाई और जितना पैसा इन ऑक्शंस में आया है वो अब राज्यों को जाएगा। जीएसटी के माध्यम से भी जो कमजोर राज्य हैं उनकी आमदनी और बढ़ेगी और इसका प्रत्यक्ष रूप से एक राजनीतिक असर हुआ है कि पिछले 5-6 महीने में जब से सरकार ने स्पष्ट दिशा ये दिखलाई, तो क्षेत्रीय दलों में, उनमें से कई शासन में भी हैं, कईयों के प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा में भी हैं, राजनीतिक विरोध के बावजूद भी केंद्र के साथ सहयोग करना, उसमें उनकी दृष्टि बदली है। देयर इज अ चेंज ऑफ एटीट्यूड. So the overwhelming support of the regional parties to the mining law, to the coal law, to the GST is almost directly attributable to the attitude of the central government towards the state through the 14th Finance Commission and also empowering and enriching the states. Fiscal consolidation. इस देश में परंपरा थी कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा दिखलाया जाता था, लेकिन एक छुपा हुआ हिडन फिस्कल डेफिसिट भी होता था। आज फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को 4.1 को हमने सुधारा ही है। So both management of the fiscal deficit as also the quality of that fiscal deficit, where it's a fiscal deficit without any hidden fiscal deficit, are equally important. जितने आर्थिक पैमाने हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ग्रोथ रेट्स, और हाल ही के दिनों में जो रेवेन्यू फिगर्स इनिशियल आए हैं, उनसे ये लगता है कि शायद
इस वर्ष उसमें भी काफी सुधार होगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस के इंडेक्स में, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के इंडेक्स के भी आज मैं फिगर्स पढ़ रहा था, उसमें सुधार है। पिछले एक वर्ष में जो बार बार सुना जाता था, कोई नहीं कह पाया, जैसे मैंने कहा, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर पाया, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग होना, दैट इज नाउ एन इवेंट ऑफ द पास्ट। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में ईमानदार लोग आए, प्रोफेशनली वो चले। एक इस दिशा से एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, उसमें भी साधन ढूंढना और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्चना और अधिक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, रेलवेज में, हाईवेज में। और इस वर्ष की चुनौती ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साधन कम होंगे, जो लोग कहते हैं पब्लिक स्पेंडिंग मस्ट गो अप। सो द काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच हैव बीन मेड अवेलेबल टू रेलवेज, हाईवेज, रूरल रोड्स, we have now entered the next stage of the challenge, that our capacity to spend that money must now increase. So resources with the major infrastructural projects are available in abundance. सब्सिडीज के संबंध में हमारा यह था कि सब्सिडी समाज में उन लोगों के लिए है जिनको उसकी आवश्यकता है, और धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग बढ़े हैं। सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन हो, पेट्रोल का निर्णय पहले कर लिया गया था, डीजल का हम लोगों ने किया, एलपीजी के संबंध में एक प्रक्रिया चल रही है, और जो लीकेज थी बड़े पैमाने पर, ये जो पहल की है कि 17 करोड़ लोग के पास कनेक्शन था और अब 12.5 करोड़ ने सब्सक्राइब किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एलपीजी लीकेज कम हुई है। और पिछले कुछ महीनों में जो फर्टिलाइजर के संबंध में भी हमने निर्णय किया है कि किसान को तो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, लेकिन उसकी भी जो लीकेज थी उसको कम किया जाए। आने वाले वर्ष के लिए भी सरकार का एक रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि तुरंत अगले सेशन में जीएसटी पास हो, लैंड बिल हो, और कई ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जिसकी पिछले वर्ष भर में घोषणा हम लोगों ने की है, अलग अलग मंत्रालयों ने की है, रेलवेज ने किया है। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, 16 हाईवेज जो स्टॉल्ड थे शुरू हो चुके हैं, और हाईवेज, रेलवेज को इतना पैसा दिया गया है कि उनमें कोई स्टॉल्ड प्रोजेक्ट होने की गुंजाइश नहीं है। जीएसटी के अतिरिक्त लैंड बिल पारित होना, जो रास्ता अब हमने अपनाया है वो उस दिशा में एक गति लाएगा। पोर्ट कॉर्पोरेटाइजेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, बैंकरप्सी कोड, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लार्जर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और एंट्री पॉइंट पे बिजनेस व्यवस्था को सरल करना, ये सरकार की एक स्वाभाविक एजेंडा अगले वर्ष का है। इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस किए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, रीट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्मार्ट सिटीज का, 100 रेलवे स्टेशंस का, गोल्ड मोनेटाइजेशन का, कंपनीज एक्ट अभी हमने अमेंड किया है, उसमें भी सरलता लाने का प्रयास किया है। डिसइन्वेस्टमेंट में मैं आंकड़े देख रहा था,
पिछले साल तो हमें सिर्फ आखिरी 6 महीने मिले थे, और 6 महीने में भी द लार्जेस्ट एवर डिसइन्वेस्टमेंट इन अ गिवन ईयर वी वर एबल टू अचीव 24,277 crores. मैं आंकड़ा जोड़ रहा था कि पिछले 6 महीने में जो हम लोग कर पाए थे, सबसे अधिक जिक्र एनडीए 1 का होता था. दिस इज एन अमाउंट लार्जर देन द सम टोटल ऑफ एनडीए 1 ऑल्सो. और इस साल तो बहुत बड़ा टारगेट है, और इसमें दोनों प्रकार की प्रक्रिया, डिसइन्वेस्टमेंट भी और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी, जहां जहां आवश्यकता है हम लोग अपनाएंगे. ब्लैक मनी को स्क्वीज किया जाए, डोमेस्टिक और फॉरेन. इसमें डोमेस्टिक ब्लैक मनी के संबंध में भी फाइनेंस बिल में कदम है. ब्लैक मनी एक्ट पास हो चुका है, उसको नोटिफाई करना और जो डिक्लेरेशन के पीरियड्स हैं उसको हम थोड़े दिन में घोषित कर देंगे. बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कानून जो ब्लैक मनी को भी स्क्वीज करता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है. एक बहुत बड़ी चुनौती इस सारे माहौल में जो रही है, एक ग्लोबल स्लोडाउन रहा है, और उस ग्लोबल स्लोडाउन में ये देश तेजी से प्रगति करे. वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, लेकिन उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं. ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी असर पड़ता है, और स्थानीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर भी बहुत दबाव था. पिछले कई वर्षों की मंदी की वजह से बैंक्स वर अंडर प्रेशर. बैंक्स की अपॉइंटमेंट्स को प्रोफेशनलाइज किया जाए, एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन्स हैं और जो बैंक्स के सीईओज हैं उसके बीच में डिस्टिंक्शन लाया जाए. ये अपॉइंटमेंट्स प्रोफेशनल आधार पर हों. पुरानी व्यवस्था से दूर हटकर वो व्यवस्था कायम की गई है, और जो 3 रिक्त स्थान है वो भी अब अगले महीने तक भर जाएंगे. बैंक बोर्ड्स में भी एक ब्यूरो के माध्यम से नियुक्तियां हों. बोर्ड्स को भी प्रोफेशनलाइज किया जाए. और इस गति में से उभरने का एक अच्छा संकेत अभी आया है. जैसे मैंने कहा, एक संकेत आया, रेवेन्यूज में सुधार होना शुरू हुआ अप्रैल के महीने में, कि मार्च में जो क्वार्टर समाप्त हुआ, एनपीएस नीचे आने आरंभ हुए हैं. ये पहला क्वार्टर था जो बैंक्स में एनपीएस बढ़ रहे थे, वो नीचे आने लगे हैं. दे हैड रीच्ड अ हाइट ऑफ 5.64%. Period ending March, they've come down to 5.2%. Agricultural credit lifting, क्रेडिट की ग्रोथ कमजोर थी, उसकी संख्या बढ़ी है. अभी पिछले वर्ष 8.4 लाख करोड़, विच इज द हाईएस्ट एवर, और इस साल उसको भी काफी बढ़ाएंगे हम लोग. एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक दबाव रहा है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उन नॉर्म्स को लिबरलाइज किया. और इन नॉर्म्स के माध्यम से राज्य जो प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता करना, और आने वाले वर्षों में कृषि के क्षेत्र में, विशेष रूप से सिंचाई में और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का खर्चा बढ़ाना. पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ही दिशा बदलेगी, इसकी नीति स्पष्ट है. सरकार के सामाजिक कार्यक्रम, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स
और केवल ऐसे नहीं कि चुनाव वाले वर्ष में थोड़े से साधन लोगों में बांट दिए और उससे वोट ले लिया। उससे लंबे अरसे में समाज को लाभ नहीं होता। इसलिए जनधन योजना 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा। अब उसका दूसरा चरण चल रहा है, पहल के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से कि उन खातों में पैसा जाए। और जो ये नई योजनाएं सरकार की सोशल सिक्योरिटी की आई हैं, इसका लॉन्ग टर्म में जो लोग कहते हैं जमीन पे कैसे दिखेगा, इस देश में इंश्योरेंस की सुविधा, द इंश्योरेंस नेट कवर्स ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और जब समाज प्रगति करते हैं आर्थिक दृष्टि से तो यह बढ़ना चाहिए। और इसलिए दोनों इंश्योरेंस स्कीम्स, जन सुरक्षा की भी और जीवन की भी, इसमें गरीब आदमी तक ये इंश्योरेंस पहुंचे ताकि दुख और संकट में उसकी सहायता हो पाए। ये जो अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड स्कीम्स हैं, पिछले 12 दिन में 9 मई को आरंभ हुई थी, 7.5 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो पूरे 68 इयर्स में तो 20% हिंदुस्तान कवर्ड था इंश्योरेंस से। have reached 7.5 crore people और जुड़ चुके हैं। तो पूरे 68 इयर्स में तो 20% हिंदुस्तान कवर्ड था इंश्योरेंस से। और 13 दिन में these new insurance schemes have reached 7.5 crore people। और मुझे लगता है कि इस वर्ष का जब पहला कैंपेन इसका 31 अगस्त तक का है और फिर हर वर्ष शुरू होगा, ये इस देश के इंश्योरेंस को आम आदमी तक पहुंचाएगा। ये केवल इलेक्शन ईयर में गिमिक कर दिया, ये वो नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग फैसिलिटी जो सामाजिक सुरक्षा की लोगों को मिलेगी। इंडिया इज एन अनपेंशन्ड सोसाइटी। केवल 11% लोग इस देश में हैं जो पेंशन्ड हैं। और इस पेंशन्ड परिवारों की संख्या को बढ़ाना तो अटल पेंशन योजना और उसी प्रकार से नेशनल पेंशन स्कीम में जुड़ने के लिए इकोनॉमिक रिबेट्स देना, टैक्सेशन रिबेट्स देना, ताकि ये 11% पेंशन्ड सोसाइटी, इसकी संख्या भी बढ़े। इस दिशा में इन स्कीम्स को हम लोग और आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने बजट में कहा था कि अनक्लेम्ड अमाउंट्स जो सरकार में हैं उनको इकट्ठा करके वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए इस्तेमाल होगा। उसकी भी योजना हम लोग बना रहे हैं। मुद्रा स्कीम जो बाद में मुद्रा बैंक बन जाएगी, 5.77 करोड़ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास फंडिंग का कोई साधन नहीं था, वहां तक पहुंचेगी। विभिन्न मंत्रालय को हम लोग देख लें, डिफेंस में प्रोक्योरमेंट और परचेजेस की स्पीड पकड़ना, बाकी विभागों का मैं जिक्र कईयों का कर चुका हूं। ऑयल मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस की सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन करना, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। So every department has been working overtime in this last 1 year. It's been an important year
a directional year and a direction at a very fast pace. और ये संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में सरकार और देश की दिशा क्या होगी। मुझे केवल इतना कहना था, शायद मैं ज्यादा लंबा बोल लिया। आपको जो प्रश्न होंगे। Thank you, sir. So, let's start with 47, person holding 47. सर, मैं लक्ष्मण राय, CNBC आवाज से। इन तमाम उपलब्धियों के बीच 3 ऐसे मौके आए या फिर 3 फैसले ऐसे थे जिस पर वित्त मंत्रालय को फिर से समीक्षा करनी पड़ी या फिर वापस अपने फैसले लेने पड़े। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को वापस लेना, मैट पर FIS को नोटिस भेजना और PDMA जैसी व्यवस्था करना। तो क्या ये वित्त मंत्रालय जल्दीबाजी में फैसला लिया था या फिर वित्त मंत्रालय को अंदाजा नहीं था कि इतना तीखा विरोध होगा? देखिए, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि टैक्सेशन के मामले में सरकार की और मेरी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो है सिंप्लीफिकेशन। मैं देश से बाहर था जब मुझे पता चला कि ITR फॉर्म में कुछ एडिशंस हुए हैं। 3-4 एडिशंस थे, पहले भी 12.5 पेज का था। और मैं स्वयं के बारे में कहूं तो मुझे तो 12.5 पेज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने उसी वक्त फोन करके इसको रुकवाया। और सिंप्लीफिकेशन करना ये तो अपने आप में अच्छी बात है। और इस अनुभव के आधार पर अगर देश के टैक्स पेयर्स को लाभ मिलता है तो वो स्वाभाविक है, एक लाभ होगा। PDMA के संबंध में मैंने अपना जो वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया कि उसमें सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बने और उसका जो रोड मैप है, वो रोड मैप स्वाभाविक है कि सरकार और RBI मिलकर तय करेंगे। और इसलिए उस दिशा में ऑलरेडी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। मैट के संबंध में आप अपने तथ्यों को करेक्ट कर लीजिए। रेवेन्यू विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया। एक 2010 का फैसला था, जो पुराना फैसला था कि FIIs पे मैट नहीं लगेगा। 2012 में उसका विपरीत फैसला आया। अच्छा होता कि 2012 में से, क्योंकि ये एक जुडिशियल अथॉरिटी का फैसला था, तो जो भी कंसर्न्ड पार्टीज थी उस वक्त, सरकार या FIIs, उसका जुडिशियल रेजोल्यूशन कर लेते। मैंने तो 1 अप्रैल 2015 से उसको समाप्त कर दिया। विवाद है कि पुराने का क्या होगा और पुराना जुडिशियल प्रोसेस से रिजॉल्व होगा। वो प्रक्रिया में भी हम लोग शामिल हैं और सरकार को इंडिपेंडेंट एडवाइस मिले उसके लिए भी मैंने कमेटी गठित की हुई है। हमारा एफर्ट उसको रिजॉल्व करने का है। सरकार का इसमें कोई निर्णय नहीं था। ये जुडिशियल अथॉरिटी का निर्णय था, जिसको जुडिशियल अथॉरिटी, हायर जुडिशियल अथॉरिटी ही रेक्टिफाई कर सकती है। The person holding 74 placard. Sir, I'm Ashutosh from Bloomberg TV India. My question is on GST. Now, the GST has been referred to a panel of Rajya Sabha, and in the context of the observations made by the Standing Committee on Finance on the non-utilization of the GST network funds. This is one thing, and there is likely to be some 2 months more delay now that it has been referred to. So, are you confident that you will be able to meet the deadline of GST? You see, as far as the government is concerned, we will make all endeavor to keep supporting legislations and the IT support network required for implementing it from 1st April 2016. I am conscious of the fact that the reference to the select committee makes it cutting too fine to reach that deadline.
But the government is going to make every effort to ensure that there is no delay and that we meet the deadline. We'll be in readiness. I only wish this question had been asked to those who, after introducing the GST in Parliament, after getting a supporting report of the Standing Committee, after getting their own chief ministers to support GST, still wanted to ensure that there is further delay and were insisting on a reference to a committee. Yeah, that lady there, please. Yeah. Jetli, I am Naz Asghar from UNI. Jetli ji, as you said, now clouds of gloom have cleared away and there is a definite improvement in the investor sentiment. We would like to know how much of FDI, for which Mr. Modi is also launched an all-out war to woo investors abroad. How much of FDI has come to the country during 1 year of the government, and whether it is close to your expectations? If not, what are the reasons? You see, the second question may not be relevant. Last year, 2014-15, 350 proposals came up before the FIPB. Obviously, most of them have been cleared. Some are at the last stage in the pipeline. And then there is further proposals which have gone through the automatic route. Because for the automatic route, you don't come to the FIPB. So FIPB itself got 350, which is almost a proposal a day. And 14-15, you had overall FDI, which was 40% more than the previous year. Yeah. So I'm Ruchi Bhatia from ET Now. Sir, is the government looking at scrapping FDI in multi-brand retail? And if you go ahead and do it, because this is something that the Commerce Minister Nirmala Sitharaman has said, will it not send a negative signal to the investor community? You see, I have already answered this question over the last few days. And therefore, the policy and the answer has been that my party's views on the matters, on this matter are known to everybody. But so far the policy formulated by the previous government is continuing. And that is the position. And that is the official position of the government.